अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से सिविल नाफरमानी या मुज़ाकरात, ये अभी अगले आने वाले चंद दिनों में हालात किस नहज पे जाएंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। और क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है सिविल नाफरमानी का तहरीक इंसाफ के ज़हन में, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इंटरनेट तातुल से हर 1 घंटे में $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये पाशा के अपने एस्टिमेट्स हैं। इंटरनेट के बहरान के फिलहाल दूर दूर तक हमें कोई कॉन्क्रीट हल नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत तो मुकम्मल डिनाइल के अंदर है। इसमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। आखिर में अरशद शरीफ शहीद का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन इसको आईनी बेंच के सामने पेश किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ अपनी 2 मांगे हुकूमत के सामने रख दी हैं और कहा है कि इन्हें पूरी किए वरना सिविल नाफरमानी कर देंगे। एक कार्ड का जिक्र इमरान खान साहब कर रहे थे, वो कार्ड फिर सिविल नाफरमानी का कार्ड है और इसको बाहर आकर अनाउंस खुद किया अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि पहले कहा जाता है कि खान साहब जो बात करते हैं शायद वो उस तरीके से बाहर पहुंच नहीं पाती, तो जो बहनें बात करती हैं वो रिलायबल बात है, तो उनकी बहनों ने ही इसके हवाले से बात की। ज़रा सुनिए सिविल नाफरमानी के लिए क्या मुतालबात हैं और उसके क्या नताइज हैं अगर नहीं माने जाएंगे तो। 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड के सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। उसी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 की वजह नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। क्या ये आखिरी फैसला है या इस डेट को आगे पीछे करने की गुंजाइश भी है? शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं इंदिया दिया है, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उनको नजर यही आ रहा है कि जब तक इस तरह से सड़कों पे नहीं आया जाएगा ये फैसले नहीं होंगे। मरवत साहब क्या कह रहे सुनिए। सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया है। लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह है कि खान की रिहाई, अपने पार्टी के लीडरान की रिहाई जो है बगैर अवामी एहतजाज की मुमकिन नहीं है। हुकूमत बज़ाहिर इस पूरे ऐलान के बाद से कोई ज़्यादा पैनिक मोड में नज़र नहीं आती है। वो कहते हैं कि ये फेल होगा, तरसीलात अगर बंद करेंगे ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता है। और पहले भी तहरीक इंसाफ करके देख चुकी है, 2014 में ऐसा लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। हुकूमत का इत्मीनान ज़रा मुलाहिजा कीजिए। तफसीलात ज़र की जो स्टॉपेज है या उनका रोकना जो है उसको अटेम्प्ट करके देख लें। इट विल नॉट हैपन। अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई फेल होगी, बुरी तरह से नाकाम होगी। ये जब नाकामी की बात कर रहे हैं तो शायद 2014 की सिविल नाफरमानी के ऐसे ही एक ऐलान की बात भी सामने आती है। हमने देखा था कि खान साहब ने 2 दिन की मोहलत देकर उस वक्त सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो नाफरमानी सिविल हुई नहीं। लोगों को उन्होंने कहा था कि बिल नहीं देना, सिस्टम का हिस्सा नहीं बने और इस तरीके से रेजिस्ट करें जो भी हुकूमती रिट है उसको। बिजली के बिल ना दें, गैस के बिल ना दें, खुद बिल शिल जलाए भी थे खान साहब ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। सो अब क्या कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली होगी या जो है इस दफ़ा तहरीक इंसाफ पहले वाले नताइज के से 2-4 तो दोबारा नहीं हो जाएगी, ये भी सवाल है। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो कि खान साहब के वकील हैं वो कहते हैं जी पॉलिटिकल कमेटी बनाई तो है लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है, जितनी बात आगे जाती है उससे कहीं ज़्यादा बात पीछे चली जाती है। सुनिए। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर यूसुफ साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उतना ही जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। हुकूमत अब क्या कहती है? वो हुकूमत कहती है कि हम बातचीत अगर करनी भी होगी तो शराइत पे नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि हमारे गन पॉइंट के ऊपर हमने शराइत रखी जाए और अगर वो ना हो तो फिर इस तरह के किसी इंतहाई कदम का ऐलान कर दिया जाए। सो वो कहते हैं कि जी जरा धमकियों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सुनिए। कभी मुज़ाकरात जो हैं या पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी इस तरह से भी हुआ है कि आपने कमेटी भी बना दी है और साथ ही आपने ये भी तय कर दिया है कि ये कमेटी जो है ये इन 2 इश्यूज के ऊपर बात करेगी, जो दोनों इशू जो है वो नॉट निगोशिएबल। इमरान खान साहब मुतालबात करते रहेंगे, हम इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है हम मुतालबात। सियासी रवैया अपनाए। सबसे पहले सियासी रवैये के साथ इमरान खान ने जो यरगमाल बनाया हुआ पूरी जमात को, ये रवैया छोड़े। ये जो बगावत है इस तरह की आइंदा बगावत न करने का ऐलान फरमाए। बातचीत तो हम हर जगह करते हैं और करेंगे।
प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ करते हैं जो सिविल नाफरमानी का ऐलान है, इस हवाले से ये पूरी मुशावरत के साथ पहले क्या ये मामला कोर कमेटी के डिस्कस हुआ, आपसे बातचीत की गई, क्या आप इस हवाले से आपको मालूम था कि शायद इस तरह का कोई ऐलान किया जा सकता है, या ये यकदम ऐलान हुआ? क्योंकि एक ख्याल ये भी है कि बहुत सारे लोगों को पता ही खान साहब की ट्वीट से चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके ऊपर को पहले ही डिटेल में ऐसा जिस तरह बात नहीं हुई थी और तफसीलात इसकी वो तमाम अराकीन, उसमें से कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, कुछ फैमिली के लोग थे, कुछ पार्टी के लोग थे जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई, तो उसके अंदर ये चीज़ बाहर निकल के हमारे सामने आई थी सिविल डिसोबीडियंस की। और उसके ऊपर देखें अभी ये आगे, चूंकि खान साहब एक मुज़ाकराती कमेटी बना चुके हैं, अभी आगे क्या सूरत हाल बनती है। सही, तो ये जब आप तो बड़े अहम इत्तेहादी हैं, मतलब बहुत क्लोजली, तो आपको ये किस मरहले में पता चला? ऐलान से पहले आपको पता चला या आपको भी ट्वीट देखकर अंदाजा हुआ कि ये अनाउंस कर दिया खान साहब ने? नहीं, हमें तो ट्वीट से जाहिर है पहले ही पता चल गया था जी, ट्वीट के जरिए नहीं पता चला। चीजें जो हैं, जो भी खान साहब की कम्युनिकेशन है वो कन्वे की जाती है पॉलिटिकल कमेटी को, और वो जाहिर है किसी भी ट्वीट से पहले या किसी भी प्रेस रिलीज के जारी करने से पहले इन्फॉर्म किया जाता है। तो वो ट्वीट से पहले या मीडिया में आने से पहले हमारे नॉलेज में आ चुका था जी। सही, और इसका जो खाका है वो भी अभी वाज़े तौर पे आप लोगों को कन्वे हो गया है, या अभी वो एज वी गो तो डेवलप होगा? यानी आपकी पार्टी की हिकमत अमली तैयार है सिविल नाफरमानी के हवाले से? जी, पूरी हिकमत अमली तैयार है जी। जाहिर है खान साहब ने एक चीज दी है, कुछ पॉइंट्स भी उसके साथ आए हैं। अभी पॉलिटिकल कमेटी की अपनी रिकमेंडेशंस है, बाकी लोगों की अपनी रिकमेंडेशंस भी हैं, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह जब लाएंगे तो कंप्रीहेंसिव चीज सामने लाएंगे जी इंशाल्लाह। और कितनी इफेक्टिव होगी ये? क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ 2014 में ये अटेम्प्ट कर चुकी है, उस वक्त खातिर ख्वाह नताइज नहीं थे। इस वक्त क्या आपको लगता है कि इफेक्टिवली सिविल नाफरमानी के नताइज मुख्तलिफ होंगे 2014 से? जी, मेरा ख्याल है कि अगर बात नौबत वहां तक पहुंच गई और नेगोशिएशंस कामयाब ना हो सके तो इस मरतबा ज्यादा इफेक्टिव होगी। देखिए, उसकी 2-3 ग्राउंड रियलिटीज हैं। हम पॉलिटिक्स में हैं, सियासतदान का काम चीजों को एनालाइज करना है और उसके बाद आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन जो है वो डेवलप करना है। 2014 के जमीन के मारूजी हालात टोटली डिफरेंट थे, आज टोटली डिफरेंट है। दूसरा ये कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2.5 साल से ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत ओवरसीज पाकिस्तानियों में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो इस वक्त अनमैचेबल है। और इसका इम्पैक्ट जाहिर है आएगा, लेकिन उसके अंदर वो स्ट्रेट वे ऑल ऑफ अ सडन तमाम इकदाम का ऐलान इकट्ठा नहीं कर दिया जाएगा। उसके अंदर उसके डिफरेंट फेजेस होंगे। And my opinion is कि yes, it will be really successful this time. So incremental होगा, मतलब आगाज होगा कि बैरूने मुल्क से रेमिटेंसेस ना भेजी जाएं, ये नुक्ता आगाज है गालिबन? जी, उसके अंदर भी कुछ मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे जी मरहलावार उसमें। ठीक है, और एक जो नुक्ता नज़र ये है कि भाई इस तरह करने से अगर पाकिस्तान के लीगल चैनल से पैसा नहीं आएगा तो ये बुरा है पाकिस्तानी मईशत के लिए। और मईशत जो भी हो, जो भी जमात से बरसर इक़्तिदार आए, आकर उसको मईशत तो संभाल ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी इस तहरीक के नतीजे में इक़्तिदार में आएंगे तो ये कौमी ख़जाने के लिए शायद इतना ये सूटेबल नहीं है। तो इस नुक्ता नज़र को कैसे आप इंगेज करते हैं? कौमी खजाना उस वक्त अहम होता है जब कौम जिंदा हो, कौम के राइट्स अवेलेबल हो, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी मौजूद हो, जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरीके से सिविलियन राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत जो है ये जुल्म और फस्तायत की हर हद को क्रॉस करती चली जा रही है, जिस तरीके से चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उससे हमें महरूम कर दिया गया है, तो उसके साथ अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक बूस्ट आ जाएगा तो वो कतई नहीं आएगा। आगे आपके सामने एक किस्त हमें नहीं मिलती तो हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच जाते हैं। $3 बिलियन की एक किस्त अगर IMF रिलीज नहीं करता तो हम माफी तलाफी और तरलों की हद तक पहुंच जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन
कि अगर यहाँ से भी अगर वो डेंट पड़ा तो वो कितना हो सकता है। तो इसलिए देयर इज नथिंग, आई मीन गवर्नमेंट को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वैसे भी पैसे IMF से लेने हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से लेने हैं, अपनी याशी और अल्लाह के ऊपर उन्होंने खर्च करने हैं। पाकिस्तान तो कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा मौजूदा हुकूमत की, ना पाकिस्तान की आवाम का भी। जो आप IMF की बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि IMF ने भी इंश्योर करना है कि जी पैसा बैंकिंग चैनल से आए, क्योंकि उनकी जो भी शराइत है उसके अंदर वो चाहते हैं कि जी भाई ये भी मईशत का इस्तेकाम लाने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई सारे पैसे बैंकिंग चैनल से आए जाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से। जब आप ये चीज़ अनाउंस करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ये IMF प्रोग्राम किसी हद तक इससे इफेक्ट होगा? क्योंकि पहले भी जब आपने खत लिखा तो उसका भी एक रद्द अमल आया था। सो हैव यू थॉट दिस थ्रू? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं इसमें एक बात कर दूं जी आपको, बात एक का और ये है और वो है, हमारी को पॉलिसी मुल्क दुश्मन है या हम पता नहीं पाकिस्तान की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। देखिए, मौजूदा हुकूमत ने इसका तयन करना है कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो आईन पाकिस्तान हमें देता है वो हमें देने हैं या नहीं देने। आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल करें, आप मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी कट ऑफ कर दें, आप मेरे फैमिली मेंबर्स को भी उठा के जेल के अंदर डाल दें, आप मुझे एहतजाज के डेमोक्रेटिक राइट से भी महरूम कर दें। मैं पीसफुल रहना चाहूं तो भी मुझे पीसफुल ना रहने दिया जाए, और उसके बाद आप यही कहें कि आपने अब ये डिक्टेशन कबूल करनी है तो फिर मैं नहीं करता। आपसे जो होता है कर लें, आप ठीक है, गवर्नमेंट जो कर सकती है कर ले। अब आपकी जो डिमांड्स हैं जो आप लोगों ने सामने रखी हैं, उसमें एक तो ये है कि जी 9 मई 26 मई के वाकयात की तहकीकात करें। ये तो आप काफ़ी अरसे से कह रहे हैं और उस पर हुकूमत जो है उसने अभी तक आपको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। दूसरी डिमांड ये है कि इन कैदियों को रिहा किया जाए। ये आपकी जो इस्लामाबाद आने वाले धरना था जिसके में वो सानिया हो, जिसके नतीजे में जाने गई गोलियां चली, उससे पहले भी आपके ये मुतालबात थे 9 मई के हवाले से। हुकूमत ने तब भी ये बात नहीं मानी। तो अब आपको क्यों लगता है कि ये 14 दिसंबर से पहले हुकूमत ये शराइत मान लेगी? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, जब भी किसी शख्स को किसी चीज का मुल्ज़म समझा जाता है या उससे आप खुद अज्यूम कर लें कि वो मुल्ज़म नहीं मुजरिम है, तो वो कभी भी अगर उसने वो जुर्म किया हो तो कभी भी वो उसके ऊपर इंक्वायरी डिमांड नहीं करता। हमको इंक्वायरी में ये नहीं कह रहे कि PTI के अरकान पर मुश्तमिल या PTI के कारकुनान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए। जब जुडिशल कमीशन की बात करते हैं तो उसमें रिप्यूटेबल जजेस ही बैठेंगे। हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं कि पता लगे कि 9 मई किसने किया, कैसे किया, किस तरह हुआ, कौन कौन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल था, नंबर 1। नंबर 2, जो 26 तारीख वाले दिन हुआ वो भी आपके सामने है। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे ही देखें, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन अगर होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली सियासी मामलात के ऊपर नहीं होता। उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर आता है, उसका इम्पैक्ट आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आता है, उसका इम्पैक्ट आपके फॉरेन रिलेशनिंग के ऊपर आता है। कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल राइट्स को सस्पेंड करके आप ये कहें कि मैं पाकिस्तान को ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जनाब किसी आने वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का दरवाजा खोल के तो आपका मुल्क भी तरक्की करने लगा, या कि वो सूटेड बूटेड टाई बाई पहन के हाथ में कशकोल उठा के किसी के आगे खड़ा होने से तो आपका मुल्क नहीं प्रोग्रेस करने लगा। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुल्क की तरक्की के लिए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम लाना चाहते हैं। हमारा हुकूमत कहती है कि हम मुजरिम हैं, हम कहते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो अगर हम मुजरिम है तो सजा दे लें। लेकिन जो आपकी शराइत है ना साहबजादा साहब, ये तो आपकी जो मेरा सवाल है वो आपका नुक्ता मुझे मालूम है, आप क्या कह रहे हैं कि होनी चाहिए तहकीकात। मैं भी इसके हक में हूँ कि होनी चाहिए तहकीकात, में पता चले जी कि क्या हुआ। लेकिन हुकूमत ये अभी तक शराइत आपकी नहीं मान रही। आज की तारीख में जब आपने पॉलिटिकल कमेटी बनाई है यहाँ से लेकर 14 तक वो एग्जैक्टली, तो मेरा सवाल है कि क्या ये नॉन स्टार्टर शराइत हैं? क्योंकि ये तो हुकूमत मानेगी नहीं, तो फिर तो कोई सियासी हल ये पॉलिटिकल कमेटी फिर करेगी क्या? क्योंकि हुकूमत तो ये नहीं मानेगी। ना मानेगी। देखिए, हमारा काम है, हम हर जगह पर अपने आप को सही तरीके से सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे ऊपर ये इल्जाम आ रहा था गुज़श्ता 2-2.5 माह से कि हम नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते। अब नेगोशिएशन के लिए अगर हमने पहले इन्होंने एक डंडोरा पीटा हुआ था कि इमरान खान अपनी रिहाई चाहता है, और इमरान खान ने जो 2 नुकाती एजेंडा दिया उसके अंदर तो उसकी रिहाई शामिल नहीं है, तो पहले यहाँ पर इन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। ये दोनों प्रैक्टिकल चीजें हैं,
एक मैसेकर हुआ 25 को, उसकी हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। एक 9 मई का सान्या हुआ, उसकी हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। नहीं करना चाहती है हुकूमत, ना करे। हम तो अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा, दैट्स फाइन, नो इश्यूज। पॉलिटिक्स के अंदर कभी इन चीजों को नहीं देखा जाता कि हालात कितने मुवाफिक हैं, कितने मुखालिफ हैं। जब आप नजरियात की बुनियाद के ऊपर सियासत करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। देखिए, इमरान खान 1.5 साल से 2 साल से जेल के अंदर बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? इसलिए कि उसने NRO नहीं दिया हुकूमत को, इनकी बातें तस्लीम नहीं की, इनके वो उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, वो डेथ सेल के अंदर उसे वहां पे रखा हुआ है इमरान खान को। तो जब ये बातें सामने आती हैं तो उसका मकसद ये है कि हम मोटिवेटेड हैं अपने कॉज के साथ, अगर मैं इसको, हम वहीं पर स्टैंड करेंगे। मैं आपसे अगर प्रिसाइज सवाल पूछ लूं तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, पॉलिटिकल कमेटी कोई हल नहीं निकाल पाएगी और सिविल नाफरमानी फिर आपको एज लास्ट रिजॉर्ट करनी ही पड़ेगी? ये 14 दिसंबर तक ये हालात इधर जा रहे हैं, इस नहज तक? नहीं, इट्स टू अर्ली टू कॉल जी। देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। जब आप कोई कदम उठाते हैं या किसी पॉजिटिव चीज की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप पहले ही नेगेटिव बातें कभी करना शुरू नहीं करते, उस पॉजिटिविटी को एक चांस देना चाहते हैं, देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से भी, और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरी साइड पे लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आई है, अगर हमने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, उसको चांस दिया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। एज इफ नाउ आई एम इन नो पोजीशन टू पास एनी नेगेटिव कमेंट। मैं एक पॉजिटिव जो जस्टिस इमरान खान साहब की तरफ से आया है उसको अपने किसी कमेंट के जरिए मैं उसको सबूताज नहीं करना। फेयर इनफ। जो पहले बहुत क्लियर पोजीशन थी कि आप लोगों की पार्टी, मतलब तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ चूंकि आप बहुत क्लोज उसके आलाए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुक्तदरा से बात करना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहिए, तो ये क्या हम इसको समझे कि एक शिफ्ट इन पोजीशन है कि आप एक पॉलिटिकल एंटिटी हो सकता है, दूसरी तरफ से एक पॉलिटिकल नॉमिनी होगा ना जिससे बात करेंगे, उनसे PMLN से, पीपल्स पार्टी से अब आप बात करने को तैयार हैं? ये मेरी फेयर असेसमेंट है? अब देखें जी, हम तो पहले भी ये कहते थे कि जिनके पास ताकत है उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। इस दौरान हुकूमत ने गुज़श्ता 4-5 माह से 6 माह से ये ववेला मचाया हुआ था कि जी इक़्तिदार हमारे पास है, हर चीज़ हमारी मर्जी से हो रही है। TV पर आके बड़कें भी जारी थी, बयानबाजी जारी थी, वो अपने आप को हर बंदा जो है वो कोई एरिस्टोटल साबित कर रहा था, कोई सुल्तान रही साबित कर रहा था। तो चलें, वी आर रेडी टू गिव देम द चांस। नाउ they have to show their authority, they have to prove their authority कि yes they do have the authority। अगर हुकूमत पहले ये कह देती है कि मैं जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकती तो फिर तो हमारा नैरेटिव जीता ना, कि हम कहते थे कि इस हुकूमत की कैपेसिटी ही नहीं है, ताकत ही किसी और जगह के ऊपर। लेकिन थोड़ा नैरेटिव हुकूमत का भी जीता ना, कि वो कह रहे हैं कि आप, वो कह रहे थे हम सियासतदानों से बात करें, आप कह रहे हैं ठीक है हम पॉलिटिकल कमेटी बनाते हैं, हम बात करते हैं गवर्नमेंट से, तो बीच में तो आप वो भी लेके आए हैं आपको, तो थोड़ी जीत तो उनकी भी है ना नैरेटिव की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ। कमेटी की चूंकि जो 5 अरकान हैं उनमें से 4 की मुलाकात तो खान साहब से नहीं हुई। असद कैसर साहब जमानत के ना होने की वजह से नहीं आ सके थे। उसके बाद उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया जिस दिन कमेटी बनी उसके 2-3 घंटे के बाद। उसके बाद उमर अयूब साहब कल वापस आए, तो मेरा केस था फैसलाबाद, आज मेरे पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तो हम डायरेक्शन खान साहब ने दी है सारी उमर अयूब साहब को। अभी उमर अयूब साहब ने हमें ब्रीफ करना है। मैं अब वापस मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स इस्लामाबाद। वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह कल किसी टाइम के ऊपर अगर रात गए तक तमाम से कोऑर्डिनेशन होगी तो हम बैठ के इन तमाम चीजों को सेटल करने के बाद देन एनी वन ऑफ अस विल बी एबल टू पास अ कमेंट कि खान साहब की जो एग्जैक्ट डायरेक्शंस हैं वो उमर अयूब साहब को क्या आई हैं और हमने किस तरीके से किन किन ग्राउंड्स पे मुज़ाकरात करने हैं। तो आई गेस कल तक शायद इंतजार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के घर के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज हैं वो आप देख ही रहे होंगे। राना सनाउल्लाह साहब जाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, गवर्नमेंट के वजीर आजम साहब उनको फ़ोन करते हैं। तहरीक इंसाफ जो है उनकी कोई बीच में हमने देखा एंगेजमेंट एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पे हमें नज़र नहीं आ रही इन दिनों के अंदर। नाराज से हैं मौलाना साहब हुकूमत से, ये तो अलायंस बनाने का, कोई मूवमेंट में उनको शामिल करने का ये तो बेहतरीन मौका नज़र नहीं आ रहे आपकी जमात उस तरह से जैसे पहले एक्टिव थी। नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगे, आपको जल्दी आ जाएंगे। ये मसला नहीं है। मसला ये है जो हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं वो जो जब 26 अमेंडमेंट आई थी तो उसके अंदर मदारस रिफॉर्म्स के हवाला से एक चीज शामिल थी जिसके ऊपर हुकूमत ने कमिटमेंट की थी मौलाना साहब के साथ। हमने तो उस वक्त भी मौलाना से कहा था कि ये मौलाना साहब धोखा ही देंगे, धोखेबाज से आप कितनी मरतबा धोखा खाना चाहेंगे। और हुकूमत ने अपने एक्ट के साथ प्रूव किया कि उन्होंने JUIF को और मौलाना फजलुर रहमान को धोखा दिया है। तो अब
वो तो वहां पर जा रहे हैं मेहनत तरला करने के लिए कि वो जो 8 तारीख की मेरा ख्याल है को डेडलाइन दी गई है कि अगर उस वक्त तक ना हुई तो दे आर आल्सो कमिंग टू इस्लामाबाद। ये मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों के जो गोल्स हैं बड़े अलाइंड हैं, आप भी नाराज हैं, मौलाना साहब भी नाराज हैं, वो इस्लामाबाद आने की बात करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, तो मुझे वो बीच में हम जो नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे कि सब लोग जा रहे हैं, आप लोग नजर नहीं आए वहां पे। नहीं, होपफुली इन अ डे और टू जी। हम तो देखे 24 के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसके अंदर ही स्टक हुए थे अभी तक। मुख्तलिफ FIRs हैं, प्री अरेस्ट बेल है, फिर उसके बाद ओमनी बेल्स हैं, जमानतें हैं, कुछ ट्रायल चल रहे हैं, ये सारे मामला थे। इंशाल्लाह अगले 24-48 घंटे में आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा जी इंशाल्लाह। ये जो फैसल वावडा साहब भी बात कर रहे हैं, फिर कुछ हमें हुकूमती जो लोगों के बयानात से अंदाजा हो रहा है, इंटरलोक्यूटर से बात हो, क्या ये आपको लगता है कि शहबाज साहब की और कोई लड़ाई या कोई दूरी चल रही है, वो सेम पेज जो है वो कुछ थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है, या ये ऐसे ही है, या ये जो शहबाज शरीफ, ये बिलावल और सेम पेज, ये सारा कुछ ये आपको लगता है इंटैक्ट है या इसमें कोई मसला है? फैसल वावडा जैसे गैर संजीदा आदमी की बात के ऊपर मैं क्या बात कमेंट करूं जी, लेकिन हम तो उनको पैगाम रसा समझते हैं ना, इसीलिए उनको कोट कर देते हैं, हम उनको पैगाम रसा समझते हैं। नहीं, वो पैगाम रसानी क्या जी, मैं ये समझता हूँ कि जो खसूसियात खिदमात देने के हवाला से, ताबेदारी करने के हवाला से, बूट पॉलिश करने के हवाला से प्राइम मिनिस्टर की हैं, उस तक पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान नहीं पहुंच सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वो नई मिसाल कायम कर देंगे ताबेदारी की। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस किस्म का कोई मसला। बाकी फैसल वावडा साहब को कुछ शायद को दी गई होगी कोई चीज, या उन्हें खुद ही शौक बना होगा कि वो जनाब 2-4 मुलाकातें करके तो अपने आप को मीडिया के अंदर ले आए। मैं वो उनकी सियासत गैर मैं तो उनकी शख्सियत से ज्यादा उनके पैगाम के ऊपर बात करना चाह रही थी कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी कि अगर PTI हमसे बात करे तो देखा जा सकता है कि इस तरह के कि क्या कोई फ्यूचर में कोलैबोरेशन हो या बात करनी हुई। देखिए जी, वो अगर हमने बात करनी हुई तो उसका मैंडेट है इमरान खान साहब के पास, अगर जरूरत महसूस हुई तो हम खुद कर लेंगे, हमें वावडा साहब की जरूरत नहीं है जी उसके अंदर। सही, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाफरमानी के हवाले से जो वो बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंटली होगी, यानी कि पहले एक फेज होगा, दूसरा फेज होगा, तीसरा फेज होगा, वो समझते हैं कि 2014 ज़्यादा ही इफेक्टिव होगी। बज़ाहिर जो शराइत हैं, जो हुकूमत की टोन है, जो शराइत हैं, पॉलिटिकल कमेटी इसमें क्या मैंडेट रखती है, वो किससे राब्ता करेगी, कौन बात करेगा, क्या पाक तहरीक इंसाफ अपनी जो पुराना उनका मॉडल है, पुराना जो मौक़िफ़ है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उस मौक़िफ़ में लचक दिखाकर पॉलिटिशियन से बात करेगी। ये बहुत सारे सवालात हैं, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्लैरिटी आएगी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, पाकिस्तान एक यंग मुल्क है जहाँ पे नौजवान इंटरनेट के बगैर अब एग्जिस्ट करना, थ्राइव करना, काम करना, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, लेकिन हुकूमत को ये बात समझ में नहीं आती है। ब्रेक की वजह पे बात करेंगे जी कि इंटरनेट की बंदिश से कितना नुकसान होता है इस मुल्क में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत सारे हमारे मुल्क में लोग हैं जिनको इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंस सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने पैगाम रसानी करनी है, लेकिन ऐसा भी एक तबका है और जो ग्रो करता जा रहा है, जिनके पूरे बिजनेस, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी नौकरी, उनकी जॉब्स का इन्हिसार इंटरनेट के ऊपर है। और वो क्या है और वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, ज़रा इस पे झलक डालते हैं प्रोग्राम के हिस्से में। इंटरनेट की जो स्लो होने की एक कीमत इस मुल्क के अंदर मरीज चुकाते हैं। किस तरह से मरीजों को मुश्किलात पेश आती हैं जी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार होने के बायस शहर के अस्पतालों में दूर दराज इलाकों से आए हुए मरीज ताखीर से रिपोर्ट्स मिलने की शिकायत करते हैं। तो एक तो ये मरीजों को इससे प्रॉब्लम हो गई। फूड पैंडा और इस तरह के जो दीगर दिहाड़ीदार होते हैं जो कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो पार्सल हो या वो और जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब ई-कॉमर्स का ज़माना है, वो इससे इफेक्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी थी जिसमें 25 साल एक फूड पैंडा राइडर आमिर दिहाड़ीदार मजदूर है। उसने कहा कि वो आम दिनों में 2000 रुपये तक दिहाड़ी लगा लेते थे, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से वो गुज़िश्ता कई रोज़ से 500 से 800 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, जिसमें 400 रुपये पेट्रोल पर खर्च हो जाते हैं और वो बच बचा कर भी कुछ नहीं कमा पाते हैं। फिर इसके अलावा जो ऑनलाइन लोग चीज़ें बेचते हैं, बहुत में ख़वातीन भी हैं, फूड बिजनेसेस हैं, कॉस्मेटिक बिजनेसेस हैं, ये सब इससे अफेक्ट होते हैं क्योंकि लोगों का जो कारोबार है वो बराह रास्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड है और उसका फिर आगे ताल्लुक भी इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन से है। 25 लाख फ्री लांसर्स हैं इस मुल्क के अंदर जिनका रोज़गार इससे अफेक्ट होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से 25 लाख फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो सकते हैं।
और वो खुद क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स, वो कहते हैं जी हमारा तो नुकसान हो रहा है पर्सनली, लेकिन इसमें हुकूमत का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़र मुबादला इस मुल्क के अंदर आना है, इस पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। अगर हम अपनी IT इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अगर हमारे बुरे रिव्यूज़ होंगे, इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी के मसाइल होंगे, तो बिजनेस पाकिस्तान में नहीं आएगा तो कोई और मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या दूसरे इस रीजन में जो सस्ती लेबर है और ज़्यादा बेहतर इंटरनेट है, उनके पास ये चला जाएगा। $1 मिलियन का नुकसान होता है, ये पाशा के फिगर्स हैं। और ये क्या कहते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, वो कहते हैं जी कि 1 घंटा इंटरनेट बंद होने से IT इंडस्ट्री को $1 मिलियन का नुकसान होता है। जो सजाद मुस्तफ़ा के मुताबिक इंटरनेट सुसरवी और गैर एलानी तातुल से IT सर्विस एक्सपोर्ट तबाह हो रही है और गैर मुल्की ग्राहकों का पाकिस्तान के IT सेक्टर पर एतमाद खत्म हो रहा है। गैर मुल्की ग्राहक IT सर्विसेज के लिए अगर एक बार किसी दीगर मुल्क का रुख कर लें तो उन्हें फिर वापस लाना मुश्किल होता है। IT से मुतालिक माली नुकसानात का तखमीना लगाने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट 1 घंटे तक मुकम्मल बंद होने से $2.2 मिलियन का नुकसान होता है। गुज़श्ता साल के तखमीने के मुताबिक 3G 4G सर्विस बंद रहने से मुल्क को रोजाना 1.3 अरब रुपए का नुकसान होता है। इंटरनेट सर्विस में तात्तुल और दीगर पाबंदियों की बायस भी बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां अपने दफातर दीगर ममालिक शिफ्ट कर चुकी हैं। पाकिस्तान की 55% IT एक्सपोर्ट अमरीका, 20% यूरोप के लिए है, जबकि बाकी गाहक एशिया और मिडल ईस्ट से हैं। पाशा के मुताबिक हुकूमत मुल्क में वही IT सिक्योरिटी सिस्टम अपनाए जो अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में अपनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस उन्हीं ममालिक से आता है। पाशा ने मुतालबा किया कि हुकाम को इंटरनेट के हवाले से शुमाली कोरिया जैसे ममालिक के नक्शे कदम पर चलने से गुरेज करना चाहिए। चलें जी, एक तो बात है कि आप इंटरनेट स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मान तो लें, उसकी जिम्मेदारी तो लें, कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। जैसी भी है, जिस हालत में भी हमारी पार्लियामेंट है, उसमें कमेटियां हैं, वहाँ पे जब बहस होती है तो वहाँ पे एक दूसरे पे मलबा डालते रहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प डिबेट है, ज़रा सुनिए। 5 और 6 दिसंबर को सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम के इजलास होता है, जिसमें मुल्क भर में जारी इंटरनेट की सुसरवी के हवाले से हुकाम अपने जवाबात देते हैं। वो जवाबात क्या हैं? इजलास में जब चेयरमैन कमेटी पलवशा खान ने सवाल उठाया कि वजारत IT जो भी कदम उठाती है वो जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल देती है, समझ नहीं आती हमारे पास वजारत IT क्यों है। वजीर ममलकत बराए IT ने उस वक्त कहा कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ता है। इस मामले में हम वजारत दाखिला के साथ खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि IT इंडस्ट्री पर कम से कम असरात हों। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है जी हमारी। अगर इस हवाले से कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से पूछा जाए, लेकिन इंटरनेट VPN की वजह से हमने स्लो नहीं की है, सो गवर्नमेंट पे डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। इजलास के दौरान कमेटी अरकान की जानिब से इंटरनेट पर मुतालिक पूछे गए सवालात पर वजीर ममलिकत शहज़ा फातिमा ने नेशनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के वाक़यात और फेक न्यूज़ का मामला उठाया, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब वो नहीं दे सकी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने वहाँ पर सवाल उठाया कि क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये मसला क्या भारत में नहीं होता। इजलास के दौरान वजारत IT, PTA, वजारत दाखिला, हुकाम इंटरनेट की सुस्त रवि के जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे, जिस पर कमेटी चेयरपर्सन पलवशा खान ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो कमेटी के आइंदा इजलास में इस मसले का हल पेश करें। इस कमेटी के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात की शहज़ा फातिमा ने, उन्होंने कहा जी कि हम स्टारलिंक से बात कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर X बैन है, स्टारलिंक से वो बात कर रहे हैं। 8 फरवरी से X बैन है। इलॉन मस्क जो है X के भी मालिक हैं, स्टारलिंक के भी मालिक हैं, और X को बंद करने की तौजी शहज़ा फातिमा साहिबा देती हैं। खाली 2% लोग तो इस्तेमाल करते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा सुनिए। मैं एक बात X के बारे में ये जरूर कहूंगी, ये X जो है, अगर ये किसी भी सूरत जो बात की जाती है कि आज़ादी राय बंद करने के लिए बंद है, X पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आज़ादी राय मकसद होता तो फेसबुक, टिकटॉक जो हमारी मेजॉरिटी आवाम इस्तेमाल करती है, तो फिर इनके ऊपर बंदिश आती, मगर X जो है उसके और मामलात हैं। इरफान मलिक साहब डेटा साइंटिस्ट हैं, अपनी खुद सॉफ्टवेयर, अपनी खुद एक टेक कंपनी चलाते हैं, CEO हैं ज़ेविन सोल्यूशन के। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जी अगर कोई हल निकालना है तो यूरोपीय ममालिक को देखकर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कोई और इशू है तो हल निकाला जाए, कैसे, क्या ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं कि भाई अगर आपके यहाँ आपने रेगुलेट भी करना है लेकिन बंद भी नहीं करना, VPN से आपको प्रॉब्लम भी है लेकिन आपने बिजनेस को इफेक्ट भी नहीं होने देना, कि दुनिया भर में कोई कामयाब इससे मॉडल्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल कोई मॉडल शॉडल तो नहीं हमारा तो कि बंद कर दे सब कुछ। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ, आप इस वक्त लाइव हो
और जो लोग भी सुन रहे हैं वो अभी जाके ट्राई कर लें। हम मान लेते हैं कि VPN को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कौमी सलामती के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाई गई है। फिर एक प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया PTA की तरफ से और अनाउंस किया गया कि आप रजिस्टर करवा लें। यही प्रोसेस है। हमने अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, PTA की वेबसाइट पे गए, रजिस्टर किया। अब आप जाके रजिस्टर करके लॉगिन करें, नहीं होगा। वो कहते हैं 6 से 8 घंटे में होगा। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। आज से एग्जैक्टली 8 से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये मामला उठाया। फिर PTA के कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया। 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले इस वक्त ट्राई किया लॉगिन करने का, ना मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, ना मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर पा रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी की नालायकी इस हद तक है कि कोई भी ईमेल डाल दो तो वो आपसे कहेगा कि हमने ईमेल पासवर्ड रीसेट करके भेज दिया, और ईमेल नहीं जाएगी, स्पैम में भी नहीं जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने कोई छोटा सा प्रोसेस, एक यूनिवर्सिटी का फ्रेश ग्रेजुएट लें और उसको ये काम असाइन करें, वो 3 से 4 घंटे में ये काम कर देगा कि लॉगिन तो कम से कम हो जाए ना। एक तरफ ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन रोकी हुई है। एज ऑफ नाउ अभी इसी वक्त आप जाके ट्राई कर ले, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। किस प्रोसेस की बात आप कर रही हैं? किस तरह से मामला ठीक होगा? हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए VPN रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, पर रजिस्ट्रेशन भी बंद है। अब आप बताएं, जो भी सुन रहे हैं, क्या करें? कैसे बिजनेस चलाएं? कैसे अपने क्लाइंट को रोकें? और एक क्लाइंट को बनाने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करने में, और 5 दिन नहीं लगते, वो हमें छोड़ के चला जाता है। वो 5 साल की रिकवरी कौन करेगा? क्योंकि हम तो आने वाला लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जब पिछले 48 घंटों में 1000 से ज्यादा लोग टर्मिनेट हुए हैं जो मेरे जानने वालों में से हैं, मेरे सर्कल में से हैं, जो कंपनीज को, जो दोस्तों को मैं जानता हूं, उन लोगों ने ले ऑफ्स किए हैं। 1000 फैमिलियां 48 घंटे के अंदर बेरोजगार हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं आ रहा है, वो आगे सैलरी नहीं दे पा रहे, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसका एहसास किसी को नहीं है। और जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूं, आई हैव नो वर्ड्स, लेकिन ऐसा लगता है कि दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। तो हल क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए ये सिचुएशन है। वो कह रहे हैं जी कि इसका व्हाट इज द वे टू वर्क अराउंड इट, ये मैं पूछ रही थी। देखें, आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप लोग कैसे कर रहे हैं? देख, हम लोग कैसे कर रहे हैं? अब हम लोग एक VPN से दूसरी VPN पे, दूसरे से तीसरी VPN पे, और हम दुआ करते हैं कि चल जाए। कभी चल जाता है, कभी नहीं चल जाता। 4-5-6 इंटरनेट्स हैं, कभी किसी इंटरनेट पे। अभी जब मेरे से रब्ता किया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि आप अपने स्टैटिक IP दे दें, हम वाइट लिस्ट कर देते हैं, या MS ISDN नंबर दे दें, आप अपने डिवाइस का नंबर दे दें, वो हम वाइट लिस्ट कर देते हैं। जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। 4 डिवाइसेस तो मैं यूज करता हूँ, 150 से 200 लोग मेरे पास काम करते हैं। अगर 2 डिवाइसेस पर बंदा दे तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे? सिंपल, आप VPNs को वाइट लिस्ट करें और जाके अनाउंस करें कि ये VPN है। इनकी वाइट लिस्टिंग प्रोसेस को स्मूथ करें। अभी तो मैं साइन अप नहीं कर पा रहा, उसको स्मूथ करें, VPN को करें, वाइट लिस्ट करें। प्लस हम अपना VPN क्यों नहीं बनाते? और हम अगर VPN को वाइट लिस्ट करके उनके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि VPN प्रोवाइडर जो है हमें अपने सारे लॉग्स प्रोवाइड करेगा, ये तो इन इटसेल्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान मलिक साहब मौजूद थे। खास तौर पे जो स्पेशली VPN के हवाले से वो बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत कहती भी है VPN रजिस्टर करें, तो उस प्रोसेस को इतना तकलीफ दे, इतना गैर फाल बना दिया है कि कोई उसको अपनाना भी चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। और जो बिजनेसेस उस हवाले से, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और उससे जुड़े दीगर मामलात हैं, वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं, इस पर बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अरशद शरीफ केस के हवाले से। उसकी तारीख लग गई है, एक बेंच की तश्कील हो गई है, जरा उस बेंच को देखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक जी। नई डेवलपमेंट ये हुई कि अरशद शरीफ शहीद के जो केस है उसको 9 दिसंबर को आईनी बेंच के सामने फिक्स कर दिया गया है। ये 3 समातें अब तक हो चुकी हैं अरशद शरीफ के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद को नोटिस केस समात के लिए कर दिया है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने अज़ खुद नोटिस की समात के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया, जो 9 दिसंबर को केस की समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो बेंच है, इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान,
जस्टिस शाहिद बिलाल ये मौजूद हैं। 29 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी को वापस भेज दिया था ताकि 5 रुकनी बेंच इस केस को दोबारा देख सके। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर मार्च 2023 में अज़-खुद नोटिस की कार्रवाई शुरू की थी। जून 2023 में अरशद शरीफ केस की दूसरी बार समाअत हुई थी, जिसके बाद ये केस 29 जुलाई 2024 को आखिरी बार समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। रवां साल 8 जुलाई को केन्या की अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल को गैर कानूनी करार देकर उनके पसमानदगान को 2 करोड़ 17 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए की अदायगी का हुक्म भी जारी कर दिया था। तो केन्या में तेजी से इंसाफ मिला एज़ कम्पेयर टू उस मुल्क में जहाँ पे अरशद शरीफ सारी ज़िंदगी रहा और यहाँ पर सहाफ़त की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।